नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे राजस्थान पीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के संदर्भ में। ठीक है, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि राजस्थान पीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस हमारा पहले ही कवर हो चुका है। तो आपका एग्जाम डेट आ चुकी है, 18 दिसंबर को आपका एग्जाम है। आपको प्रतिदिन लगभग 30 से 40 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ऐसे ही कराई जाएगी। तो ये लाइव लेक्चर है जो अभी दोपहर 3 बजे शुरू हो रहा है। अगर आप लाइव लेक्चर करना चाहते हैं एमसीक्यू सीरीज, तो ये निःशुल्क है। हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर वहां पे आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर भी ये उपलब्ध होगा। अगर इसको आप पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। वहां पर भी ये टॉपिक्स आपके टॉपिक वाइज, ठीक है, और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसके पेपर अपलोड किए जाते हैं। चलिए, तो राजस्थान पीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में आपने देखा होगा एक टॉपिक है नगरीय अध्ययन, यानी अर्बन स्टडीज। और अर्बन स्टडीज से जुड़े 3 महत्वपूर्ण विचारकों के बारे में वहां विचार प्रकट किए गए हैं। ठीक है, ये तीनों टॉपिक हमने कवर कराए हुए हैं अपने सिलेबस में, अपने कोर्स में। ठीक है, तो भाई पहले तो हैं एमएसए राव साहब, दूसरे हैं वीएस डिसूजा और तीसरी हैं मीरा कोशाम्बी। ये तीनों संबंधित हैं किससे? अर्बन स्टडीज से। तो इन तीनों थिंकरों से मिलाकर हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन बनाए हैं। देखिए, वैसे तो 2 या 3 क्वेश्चन आने की संभावना होती है तीनों टॉपिक से मिलाकर अर्बन स्टडीज से संबंधित प्रश्नों में। लेकिन अगर थिंकर की बात करें तो हमने एवरेज 40 क्वेश्चन बनाए हैं इन तीनों थिंकरों से मिलाते हुए। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में कारगर साबित होंगे और आपके लिए एक प्रकार से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज में, लेक्चर नंबर 62। क्योंकि हम जो एमसीक्यू सॉल्व करा रहे हैं वो टॉपिक वाइज है। पिछले लेक्चर में हमने कवर कराया था साइबर क्राइम के बारे में, उससे पहले हमने देखा था अवलोकन के बारे में, और उससे पहले हमने देखा था वैज्ञानिक पद्धति के बारे में। तो लगभग 4 टॉपिक से संबंधित आपको 100-150 क्वेश्चन मिल चुके होंगे। ठीक है, एमसीक्यू आपकी जो पीडीएफ फॉर्म होगी, पीडीएफ फॉर्म में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर और एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो आज हम एमसीक्यू सीरीज में लेक्चर नंबर 62 में इन 3 थिंकरों के बारे में, इनके अर्बन स्टडीज, क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन किया गया है राजस्थान पीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। तो पहला प्रश्न को देखिए। जी हाँ, लाइव क्लास से जुड़ चुके हैं आप लोग। ठीक है, और अपने चैट बॉक्स में अपने जवाब देते जाइएगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए। राव के अनुसार, यानी एमएसए राव की बात हो रही है, राव के अनुसार भारतीय शहर केवल आर्थिक विकास के केंद्र नहीं होते। ये पहला स्टेटमेंट है, कथन है इनका। कारण भारत में शहरीकरण सांस्कृतिक रूपांतरण क्षेत्रों का निर्माण करता है। अगर आपने एमएसए राव साहब को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, अर्बन स्टडीज पे इनके अध्ययन को पढ़ा है, ठीक है, दिल्ली के निकट अहिर जाति पर इनका जो अध्ययन है उसको अच्छे से देखा है आपने विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम के में जो इनके अध्ययन हुए हैं उन अध्ययनों को अच्छे से समझा है, तो आप कहीं ना कहीं इस प्रश्न को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सी जगहों पर तो एमएसए राव साहब आपको हर जगह पर, हर स्टेट लेवल पर होने वाले परीक्षाओं में देखने को नहीं मिलते। केवल राजस्थान पीसीएस के सिलेबस में ही इन्हें शामिल किया गया है अर्बन स्टडीज के अंतर्गत। ठीक है, तो एमएसए राव साहब के अनुसार भारतीय शहर केवल आर्थिक विकास के केंद्र नहीं होते। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है, कथन है। कारण क्या है? भारत में शहरीकरण सांस्कृतिक रूपांतरण क्षेत्रों का निर्माण करता है। यानी कथन भी सही है और कारण भी सही है। ये सही बात है कि शहर केवल आर्थिक विकास के केंद्र नहीं है, बल्कि वो सांस्कृतिक रूपांतरण के क्षेत्र भी हैं। क्योंकि शहरीकरण के चलते बड़े पैमाने पर पलायन होता है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में लोग आते हैं। अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग वर्गों के लोग एक जगह पर आते हैं, अलग अलग संस्कृतियों लोग एक जगह पर आते हैं, और वहां पर एक नई पहचान डेवलप होती है। वहां उनकी पहचान जाति के आधार पर या, ठीक है, धर्म के आधार पर नहीं होती है। वहां वो जिस क्षेत्र में काम करते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, वहां से भी उनकी पहचान जुड़ जाती है। यही कारण है कि शहरीकरण में सांस्कृतिक रूपांतरण देखने को मिलता है, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसलिए शहर केवल आर्थिक विकास का केंद्र नहीं है, बल्कि वो सांस्कृतिक विविधता का केंद्र भी बन जाते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या भी करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एमएसए राव फ्रिंज सोसाइटी, आपने पढ़ा भी हो कई बार, फ्रिंज सोसाइटी की अवधारणा किस संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं? तो वैसे तो फ्रिंज सोसाइटी की अवधारणा अलग अलग थिंकरों ने अलग अपने स्तर पर समझाने का प्रयास किया है, लेकिन भारत में एमएसए राव साहब ने नगरीय अध्ययन के अंतर्गत, ठीक है, फ्रिंज सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को स्पष्ट किया। तो एमएसए राव साहब के अनुसार फ्रिंज सोसाइटी से क्या तात्पर्य है?
ठीक है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है। पहला जनजातीय समाज, दूसरा ग्रामीण शहरी संतता, तीसरा राजनीतिक दलों की संरचना और चौथा धार्मिक पुनरुत्थान। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। फ्रिंज सोसाइटी क्या होती है? तो एमएसए राव साहब के अनुसार फ्रिंज सोसाइटी क्या है? एक ऐसा क्षेत्र जहां ग्रामीण और नगरीय दोनों संस्कृतियों के लक्षण देखने को मिलते हैं। जो गांव और शहरों के बीच का वो इलाका जहां दोनों के लक्षण देखने को मिलते हैं, जहां ग्रामीण समाज की विशेषता भी उपस्थित होती है और जहां नगरीय समाज की विशेषता भी उपस्थित होती है। ठीक है, इसी को कहा जाता है फ्रिंज सोसाइटी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नमस्कार ज्योति जी। ठीक है, जवाब देते जाइएगा। जो लोग भी आप राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस में ये टॉपिक शामिल है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या दूसरे स्टेट लेवल पे एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो चाहें तो ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 3 थिंकर हैं ये केवल राजस्थान पीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में ही है। ठीक है, यूपी लेवल पर या झारखंड में या मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में शामिल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा हो सके तो किताबों के बारे में या सिद्धांतों के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में, अलग स्टेट लेवल पर होने वाली परीक्षाओं में नगरीय अध्ययन को शामिल किया गया है। और नगरीय अध्ययन तो नगरीय समाजशास्त्र, अर्बन सोशियोलॉजी तो ज्यादातर सभी पाठ्यक्रमों में शामिल होता है। इसलिए कम से कम हो सकता है किताबों के बारे से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए। डायरेक्ट आपसे वर्गीस साहब से या मीरा कोशाम्बी से या एमएसए राव साहब से डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन इनकी किताबों से तो प्रश्न बन सकते हैं आपके स्टेट लेवल पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सम एक्सपेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ आपके माइग्रेशन 1981 में प्रवासन को राव ने, यानी एमएसए राव ने किस आधार पर महत्वपूर्ण माना है? तो पहली बात तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन के जवाब मिल गए आपको। तो पहली बात तो इनकी जो किताब है सम एक्सपेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ आपके माइग्रेशन, तो पहली जानकारी तो ये मिल गई इस किताब के लेखक कौन है। एक क्वेश्चन तो यहां से भी आ सकता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि किताब से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, जोड़ी मिलाने वाले क्वेश्चन बनते हैं, किताबों से और उनकी सन पूछ ली जाते हैं कि कौन सी किताब कब पब्लिश हुई थी, 1981 में किताब पब्लिश हुई थी। एक और क्वेश्चन बन गया आपका। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसके लेखक कौन है, तो एमएसए राव साहब की किताब है ये। तो क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन और बना सकते हैं आप। अब प्रश्न ये पूछा जा रहा है, इस किताब में राव साहब ने जो प्रवासन है, माइग्रेशन है, इसे किस संदर्भ में प्रस्तुत माना है या किस संदर्भ में देखा है? तो पहली बात, क्या प्रवासन केवल आर्थिक प्रक्रिया है? ऑप्शन बी, प्रवासन भौगोलिक पुनर्वितरण है। ऑप्शन सी, प्रवासन सामाजिक पहचान और संबंधों का पुनर्गठन है। ऑप्शन डी, राजनीतिकरण की प्रक्रिया है। क्या है प्रवासन एमएसए राव साहब के अनुसार इस किताब में जो उन्होंने व्याख्या की है? ठीक है, याद रखिएगा। तो अभी हम चर्चा करी थी कि प्रवासन में क्या होता है, बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की और शहरों से महानगरों की ओर जब प्रवासन होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की सामाजिक पहचान और सामाजिक संबंधों का पुनर्गठन होता है। जैसे हम देखते हैं ग्रामीण समाजों से जब नगरीकरण बहुत तेजी से बड़ा शहरीकरण हुआ तो ग्रामीण समाजों से पलायन हुआ बड़े पैमाने पर शहरों की तरफ। इससे ग्रामीण समाज में जो परंपरागत जजमानी व्यवस्था थी, जो जातिगत संबंध थे, वो बदल गए। यानी हमेशा पलायन किस रूप में होता है? पलायन एक नई सामाजिक पहचान क्रिएट करता है, समाज में कहीं ना कहीं संबंधों का पुनर्गठन करता है। ठीक है, ये इस रूप में देखा है प्रवासन को किसने? एमएसए राव साहब ने। इसके अलावा दिल्ली अहिर विलेज पर राव का अध्ययन किस महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया को दर्शाता है? जैसा कि आप जानते होंगे, एमएसए राव साहब ने दिल्ली के निकट, जब दिल्ली में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हो रहा था, स्वतंत्रता के पश्चात बड़े पैमाने पर दिल्ली के आसपास के इलाकों में दिल्ली का विस्तार हो रहा था, जिसे आजकल हम लोग एनसीआर कहते हैं। तो बड़े पैमाने पर दिल्ली के आसपास से गांवों को दिल्ली में समेटा जा रहा था। तो एक दिल्ली के निकट लगभग 16-17 किलोमीटर की दूरी पर एक अहिर समुदाय, जो अहिर जाति है, उस समुदाय के लोग रहते हैं। उसमें अध्ययन किया था किसने? एमएसए राव साहब ने। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन भी बनता है कि दिल्ली के में जो अध्ययन किया था कहाँ पे किया? दिल्ली में किया। कौन सी जाति का अध्ययन किया? अहिर जाति का अध्ययन किया था। ठीक है, तो राव साहब ने यहाँ पर अध्ययन किया। इस अध्ययन से वो किस निष्कर्ष पर पहुंचे या किस सामाजिक प्रक्रिया को देखा इन्होंने इस अध्ययन के दौरान? तो ये प्रश्न पूछा गया है। तो राव साहब ने अपने अध्ययन में ये देखा, पहला ऑप्शन ए, राजनीतिक हिंसा को देखा। ऑप्शन नंबर बी, शहरी पूंजी संचय और जाति पहचान का पुनर्गठन को देखा। ऑप्शन सी, धार्मिक ध्रुवीकरण को देखा। या ऑप्शन डी, जनांकीय पतन को देखा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई दिल्ली के निकट जब अहिर जाति का अध्ययन किया, ठीक है, तो उसमें हो रहे बदलावों को, शहरीकरण के चलते उस अहिर जाति के समुदाय में हो रहे बदलावों को किस रूप में देखा था एमएसए राव साहब ने? ये प्रश्न है समानता। याद रखिए, बड़े पैमाने जब दिल्ली का विस्तार हुआ तो सरकार ने बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी, भूमि का अधिग्रहण किया। ठीक है, 3 से 4 गुना भाव पर लोगों को पैसे दिए गए। तो जो लोग आसपास के इलाकों के थे वो रातों रात पैसे वाले हुए।
तो अहिर जाति के समुदाय में ये देखा गया कि जिन लोगों ने अपनी जमीनें सरकार को बेची और 4 से 5 गुना दाम कमाया, उन्होंने आगे जाकर प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू कर दिया, बड़ी बड़ी कोठियां बना ली, इंडस्ट्री शुरू कर ली। यानी उनका सामाजिक पुनर्गठन भी हुआ और उनका कहीं ना कहीं पैसे का संचय भी शुरू हो गया। अब वो रातों रात क्या हुए, बिल्डर बन गए, रातों रात कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर उनकी आने वाली पीढ़ियां संपन्न हो गई। तो इस परिवर्तन को देखा किसने, राव साहब ने, इसका अध्ययन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कथन कारण वाला प्रश्न है। राव के अनुसार स्लम यानी झुग्गी बस्तियां, स्लम बस्तियां केवल गरीबी का परिणाम नहीं है। ठीक है, कारण क्या है, स्लम नई सामुदायिक एकता और अनौपचारिक संगठन विकसित करती है। अब देखिए दो चीजें बात आ रही हैं। राव साहब ने स्लम पे स्टडी करी और बड़ी फेमस किताब लिखी थी, सिटी एंड स्लम। ठीक है, याद रखिए, ये क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन ये भी बनता है, सिटी और स्लम जो किताब लिखी वो किसके साथ मिलकर लिखी थी। तो याद रखिए, राव साहब ने जो स्लम बस्तियां केवल यानी झुग्गी बस्तियां केवल गरीबी का परिणाम नहीं है, सही बात है, केवल गरीबी को आधार नहीं माना है, बल्कि स्लम जो होते हैं, झुग्गी बस्तियां जो होती है, वो एक नए सामुदायिक एकता और अनौपचारिक संगठन को भी विकसित करती हैं। तो झुग्गी की पहचान केवल गरीबी की संस्कृति के रूप में मत देखिए कि सारे गरीब एक जगह रहते हैं, नहीं, वहां पर भी एक अपना एक कल्चर होता है, वहां पर भी एक सामाजिक पुनर्गठन होता है, वहां पर भी एक सामाजिक व्यवस्था निर्मित हो जाती है। तो झुग्गी को केवल गरीबी के प्रतीक के रूप में मत देखिए, कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी सामुदायिक एकता के चलते भी झुग्गी में रहने के लिए तैयार हो जाता है। कोई व्यक्ति बाहर से आता है, ठीक है, वो इतना सक्षम है कि कहीं ना कहीं अच्छा मकान ले सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक भावना पैदा होती है कि मेरे समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। तो सामुदायिक एकता के चलते भी क्या होता है, व्यक्ति झुग्गी के निकट ही अपना मकान बना लेता है या झुग्गी में रहना पसंद करता है, अपने लोगों के बीच में रहना पसंद करता है। तो झुग्गी को केवल गरीबी का परिणाम मत मानिए, सामुदायिक एकता और सामुदायिक भावना भी लोगों को झुग्गी में रहने के लिए मजबूर करती है या प्रेरित करती है। ये स्पष्ट करने का प्रयास किया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, अब आता है माइग्रेशन पर यानी पलायन पर यानी प्रवासन पर राव की कौन सी व्याख्या गलत है। ठीक है, तो एमएसआर राव साहब ने प्रवासन के संदर्भ में जो अपने विचार प्रकट किए हैं, उसमें से 4 विचार दिए गए हैं, इसमें से कौन सा विचार गलत है, राव साहब ने उसकी व्याख्या नहीं की है। तो गलत हुआ तभी तो व्याख्या नहीं हुई होगी। तो पहला, प्रवासन केवल भौगोलिक विस्थापन है। दूसरा, प्रवासन ये सामाजिक पहचान का पुनर्गठन करता है। तीसरा, ये सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाता है। चौथा, ये संबंधों का पुनर्निर्माण करता है। तो हम जानते हैं, अगर आपने एमएस राव साहब पढ़ा है अच्छे से, तो प्रवासन के संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रवासन केवल भौगोलिक विस्थापन नहीं होता है, केवल शहरों को चेंज कर देना, गांव से शहर चला जाना विस्थापन नहीं है, बल्कि व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का पुनर्गठन होता है, व्यक्ति की एक नई पहचान स्थापित होती है, व्यक्ति कहीं ना कहीं सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा मिलता है, सोशल मोबिलिटी बढ़ती है। तो पलायन को केवल जगह चेंज करने के रूप में मत देखिए, पलायन केवल स्थान परिवर्तन नहीं है, केवल भौगोलिक विस्थापन नहीं है, याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया। कभी कभी क्वेश्चन बनता है, अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया जो किताब है राव साहब की, वो कब पब्लिश हुई थी, 1974 में। ये क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, एमएसआर राव साहब है। कब पब्लिश हुई थी किताब, 1974 में पब्लिश हुई थी ये किताब। इस किताब में शहरी प्रभाव की कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है, याद रखिएगा, पहले अच्छे से पढ़ा कीजिए। इस किताब में इन्होंने शहरीकरण की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसमें कौन से घटक को शामिल नहीं किया है। तो ये 4 प्रक्रियाएं हैं, इसमें से कौन सी प्रक्रिया शहरीकरण में शामिल नहीं है एमएसआर राव साहब के अनुसार। ठीक है, पहला, आर्थिक संरचना में बदलाव आता है। बी, जाति आधारित श्रम विभाजन का कठोर होना। सी, सांस्कृतिक पहचान में रूपांतरण। और डी, सामाजिक मान्यताओं का पुनर्गठन। अब पढ़ लिया है आपने प्रवासन संबंधी, इतने क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए हैं, अब तो आपके लिए आसान हो गया होगा। तो एमएसए राव साहब ने 1974 में, ठीक है, अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया नामक किताब में स्पष्ट किया कि जब शहरीकरण बढ़ता है तो शहरीकरण के बढ़ने के चलते आर्थिक संरचना बदलती है, सामाजिक पहचान का रूपांतरण होता है, व्यक्ति की नई पहचान डेवलप होती है, वर्ग की पहचान डेवलप होती है, और कहीं ना कहीं सामाजिक मान्यताओं का पुनर्गठन होता है। वैवाहिक परंपराओं से लेकर रीति रिवाजों में एक सूचना को बदलाव आता है। ये तो होता है शहरीकरण के चलते, लेकिन जाति आधारित श्रम विभाजन कठोर हो जाता है, ऐसा नहीं है। फैक्ट्री में जाति आधारित विभाजन देखने को नहीं मिलता है। श्रमिक जो होते हैं वो जातिगत भेदभाव नहीं मानते हैं, क्योंकि वो सभी श्रमिक होते हैं, क्योंकि शहरी की विशेषता वर्ग होता है, जाति नहीं। यही कारण है कि शहरों में वर्गीकरण देखने को मिलता है, वर्ग के आधार पर स्तरीकरण देखने को मिलता है, जाति के आधार पर नहीं। यानी शहरीकरण के चलते जाति आधारित श्रम विभाजन क्या होता है, कठोर नहीं होता है, बल्कि उदार होता है। ठीक है, रखिएगा।
इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, MSAR राव का कहना है कि जाति आधारित सम्मेलनों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ गया है। आप देखते होंगे भाई, अलग अलग सम्मेलन होते रहते हैं आजकल, राजपूत सम्मेलन, अग्रवाल सम्मेलन, सिंधी सम्मेलन, कायस्थ सम्मेलन, ठीक है, अलग अलग प्रकार के सम्मेलन होते रहते हैं। तो इस प्रकार के जो जाति आधारित सम्मेलन होते हैं, इसका राजनीतिक प्रभाव बढ़ गया है। ये किसका विचार है? ये किसने अध्ययन किया अपना? ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं MSA राव साहब पहुंचे। अब कारण क्या है? कारण है क्योंकि ये सम्मेलन अब केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, ठीक है। ये गलत है अपने आप में। भाई एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जातिगत सम्मेलन राजनीतिक रूप से क्या होते जा रहे हैं, उनका राजनीतिक प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो अब ये केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बचे हैं, बल्कि वोट बैंक की राजनीति का माध्यम बन चुके हैं। चुनाव से पहले हर जातिगत सम्मेलन होते हैं बड़े पैमाने पर। आप देखिएगा, जातिगत जो नेता होते हैं वो इस प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन करके अपनी शक्ति प्रदर्शित करते हैं, अपनी पार्टी को दबाव में डालते हैं, उम्मीदवारी दर्ज कराते हैं। तो ये केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, इसलिए ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। अगला है, MSA राव ने पुलाया और पीला जाति पर अध्ययन किया था। अब यहां से क्षेत्र पूछा गया कहां पर अध्ययन किया था, तो ये अध्ययन दो जगहों पर हुआ है एक ही राज्य में, याद रखिएगा। लेकिन कभी कभी एक ही पूछ लिया जाता है आपसे, दिल्ली में, कर्नाटक में, विजयवाड़ा में या केरल में। कर्नाटक में MSA राव साहब का जन्म हुआ है, दिल्ली में अहिर जाति का अध्ययन किया है, केरल में इजावा जनजाति का अध्ययन किया है, इजवाहा जनजाति का अध्ययन किया है। लेकिन राव साहब ने पुलाया और पीला का जो अध्ययन किया है ये दो जगहों पर किया। पहला है विजयवाड़ा और दूसरा है विशाखापट्टनम, दोनों आंध्र प्रदेश में आते हैं। तो याद रखिएगा, कभी कभी विजयवाड़ा ना लिखकर विशाखापट्टनम आ जाए तब भी सही आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है, तो विजयवाड़ा में भी अध्ययन किया और विशाखापट्टनम में भी अध्ययन किया है। तो यहां से आपका डेटाबेस क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन, MSA राव को 1979 में कौन सा पुरस्कार मिला? अब देखिए क्वेश्चन क्या बना, हो सकता है आपको डायरेक्ट पुरस्कार का नाम पूछ लिया जाए कि MSA राव साहब को यह पुरस्कार कब मिला, तो कब मिला? 1979 में मिला। एक क्वेश्चन तो यहां से भी सॉल्व हो सकता है। और कौन सा पुरस्कार मिला? भाई SC रॉय पुरस्कार, गोल्डन मेडल मिला, ठीक है, GS घुरिया अवार्ड मिला, रेड क्लिफ ब्राउन अवार्ड मिला या यंग सोशोलॉजिस्ट अवार्ड मिला? कौन सा पुरस्कार मिला है 1979 में MSA राव साहब को? तो MSA राव साहब को जो पुरस्कार मिला है वो है GS घुरिया अवार्ड। यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, 1979 में यह अवार्ड मिला था। अगला है, फ्रिंज सोसाइटी की कौन सी विशेषता गलत है? तो अभी हमने बात करी थी फ्रिंज सोसाइटी क्या होती है, जहां ग्रामीण नगरीय संस्कृति के दोनों के लक्षण मौजूद होते हैं। तो फ्रिंज सोसाइटी की कौन सी विशेषता गलत है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहला है सांस्कृतिक द्वैतता, दूसरा आर्थिक संक्रमण, तीसरा जाति आधारित कठोरता और चौथा सामाजिक हाइब्रिडिटी। तो हाइब्रिडिटी तो होती है, स्वाभाविक सी बात है, अलग अलग ग्रामीण नगरीय समाजों के दोनों का मिलन होता है तो हाइब्रिड तो होगा। सांस्कृतिक द्वैतता भी मिलेगी, अलग अलग दो संस्कृतियां आपस में मिलन होगा तो सांस्कृतिक द्वैतता भी देखने को मिलेगी। आर्थिक संक्रमण भी होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और नगरीय अर्थव्यवस्था दोनों का मिलन होगा तो संक्रमण तो पैदा होगा। लेकिन जाति आधारित कठोरता ये नहीं होती है, क्योंकि नगरीय संस्कृति के चलते ग्रामीण समाज में भी जातिगत भेदभाव कम होता है, याद रखिएगा, और ग्रामीण जाति का प्रभाव नगरीय क्षेत्रों पर भी पड़ता है। यही कारण है कि जाति आधारित कठोरता में कमी आती है, वृद्धि नहीं होती है या कठोरता बढ़ती नहीं है। इसका मतलब फ्रिंज सोसाइटी की विशेषता नहीं है जाति आधारित कठोरता। अगला क्वेश्चन देखिए, इजवाहा, अभी हमने चर्चा करी थी इजवाहा आंदोलन को राव ने किस प्रकार वर्गीकृत किया है? तो पहली बात तो ये आंदोलन कहां पे हुआ, ये मालूम होना चाहिए, केरल में, याद रखिएगा। ठीक है, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन था अपने आप में। तो केवल धार्मिक आंदोलन था या सुधार और पहचान निर्माण का आंदोलन था, दंगा आधारित आंदोलन था या पूर्णतः राजनीतिक आंदोलन था? इजवाहा एक जनजाति है, उस जनजाति ने अपने सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी, अपनी पहचान के संरक्षण के लिए। ठीक है, इसलिए इसको सुधार और पहचान निर्माण आंदोलन कहा है MSA राव साहब ने। तो ये आंदोलन कहां पे हुआ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये आंदोलन हुआ केरल में। ठीक है, अगला देखिए, MSA राव साहब के अनुसार प्रवासन की कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक शक्तिशाली सामाजिक परिवर्तन लाती है? कौन सा ऐसा चेंजेस है या कौन से ऐसी प्रवासन की ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो सामाजिक परिवर्तन में वृद्धि लाती है? तो ऑक्यूपेशनल शिफ्ट, आइडेंटिटी रिकंस्ट्रक्शन, रिलीजियस शिफ्ट या डेमोग्राफिक आपके रिडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये चारों शब्द इंग्लिश में लिखे हैं लेकिन हिंदी में भी इसको
आपके जिसमें लिखा जाता है, देवनागरी में लिखा जाता है। एक इसका पूर्णतः हिंदी नहीं लिखा जाता है। आजकल ये नया पैटर्न चला है, जैसे अपन मोबाइल पे लिखते हैं, बहुत से लोग याद रखिएगा। तो राव साहब के प्रवासन की कौन सी प्रक्रिया सबसे शक्तिशाली सामाजिक परिवर्तन लाती है? तो जब प्रवासन आता है तो ऐसा नहीं कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बदलती है, वो बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकती है। सबसे बड़ा बदलाव जो आता है व्यक्ति की पहचान में आता है, क्योंकि अभी चर्चा कर रहे थे, प्रवासन के चलते सामाजिक संबंधों का, सामाजिक पहचान का पुनर्गठन हो जाता है। जहां एक व्यक्ति की पहचान गांव में उसकी जाति के आधार पर हो रही थी, वहीं नगरों में उसकी पहचान उसकी योग्यता, उसकी कुशलता के आधार पर भी हो सकती है, उसके पैसे के आधार पर भी हो सकती है। ठीक है, तो यानी आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो रिकंस्ट्रक्शन हो जाती है। ये सबसे बड़ा बदलाव होता है शहरों में। ठीक है, अगला है, गरीब शहर में रहते हैं लेकिन शहर उनके लिए नहीं बना है। ये कथन जो है किसका है? हम सब जानते हैं, वीएस डिसूजा साहब का स्टेटमेंट है। हो सकता है कि डायरेक्ट यही स्टेटमेंट पूछा जाए और पूछा जाए कथन किसका है। तो प्रश्न में ही एक और प्रश्न छुपा हुआ है कि गरीब शहर में रहते हैं लेकिन शहर उनके लिए नहीं बना है। ये कथन किसका है? वीएस डिसूजा साहब का कथन है। अब याद रखिए, ये क्यों कहा उन्होंने, ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इस कथन का तात्पर्य क्या है? पहला, शहरी गरीबों को बेहतर सेवाएं मिलती हैं। दूसरा, शहर में रहना केवल आर्थिक समस्या है। तीसरा, शहरी योजनाएं गरीबों को नागरिक रूप में स्वीकार नहीं करती हैं। और चौथा, गरीबों को राजनीति में महत्व मिलता है। देखिए, नाम इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको लॉजिक लगाना ही नहीं पड़ा होगा, आपको दिख रहा होगा सही आंसर क्या है कि भाई गरीब शहर में रहते हैं लेकिन शहर उनके लिए नहीं बना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो शहरी योजनाएं बनती हैं वो गरीबों को, नागरिकों को स्वीकार नहीं करती हैं। जब शहरों की डेवलपमेंट की बात आती है, स्मार्ट सिटी की बात आती है, बड़े बड़े हाईवे फ्लाईओवर की बात आती है, मेट्रो सिटी डेवलप करने की बात आती है, तो वो सारे शहर बनाए जा रहे हैं अमीरों के लिए, वो शहर बनाए जा रहे हैं उद्योगपतियों के लिए, पैसे वालों के लिए, बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनाई जा रही हैं अमीरों के लिए। याद रखिए, तो शहरी में गरीब जरूरत है ताकि काम करने वाला मिल सके, लेकिन वो शहर, वो गरीब के लिए शहर डेवलप नहीं किया रहा है। यही विचार प्रकट किया है किसने? वीएस डिसूजा साहब ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिसूजा द्वारा दिए गए इनकम्प्लीट सिटीजनशिप का आशय किससे है? तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इनकम्प्लीट सिटीजनशिप की अवधारणा किसने दी है? तो किसने दी है? वीएस डिसूजा साहब ने दी है। अब डिसूजा साहब ने इनकम्प्लीट सिटीजनशिप की जो अवधारणा दी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब किसको शामिल करते हैं? तो पहली बात, विदेशियों को शामिल करते हैं, केवल ग्रामवासियों को शामिल करते हैं, शहरी गरीबों को शामिल करते हैं, या राजनीतिक प्रतिनिधियों से शामिल करते हैं? तो इनकम्प्लीट सिटीजनशिप में किसको शामिल करते हैं? वीएस डिसूजा साहब शहरी गरीबों को। यानी वो लोग जो शहरों को डेवलप करते हैं, शहरों को आधुनिक बनाते हैं, लेकिन उसी शहर में उनके लिए कोई जगह नहीं होती, ठीक है, उन्हें नागरिक के तौर पर दर्जा प्राप्त नहीं हो पाता है। तो शहरी गरीबों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया है वीएस डिसूजा साहब ने। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अगला देखिए, किस शहर में अहिर जाति और शहरी जनजाति जातिगत संरचना का राव ने गहन समाजशास्त्रीय अध्ययन किया? अब ध्यान समझिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। किस शहर में अहिर जाति का और शहरी जाति का संरचना का राव साहब ने समाजशास्त्रीय अध्ययन किया? कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, अहिर जाति का अध्ययन कहां पे किया था? दिल्ली से 16 किलोमीटर दूर है जगह, ठीक है, याद रखिए, दिल्ली में अध्ययन किया था। अगला आता है क्वेश्चन, देखिए, वीएस डिसूजा के अनुसार भारतीय शहरी विकास योजनाएं अर्बन 22 से ग्रसित हैं। अब ये महत्वपूर्ण है, पहला क्वेश्चन तो यही मालूम होना चाहिए कि अर्बन 22 क्या होता है। और वीएस डिसूजा साहब ने यह क्वेश्चन पूछा है कि पहला स्टेटमेंट है कि वीएस डिसूजा साहब के अनुसार भारतीय शहरी विकास योजनाएं जो होती हैं, मेट्रो सिटी परियोजना, बड़े बड़े फ्लाईओवर, मेट्रो सिटी या मेट्रो, इन सबकी जो बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, ये जो योजनाएं होती हैं ये अर्बन 22 से ग्रसित होती हैं। ये स्टेटमेंट दिया है किसने? वीएस डिसूजा साहब ने। अब बात यह है, कारण क्या है? इन योजनाओं में नीतियां मुख्यतः उच्च वर्ग और चुनिंदा शहरी आबादी के हितों की रक्षा करती हैं, जबकि गरीबों और स्लम निवासियों को अवैध मानकर हाशिए पर रखा जाता है। तो सही बात है, यानी आप शहरों को डेवलप करते हैं अमीरों के लिए, लेकिन सहायता किससे लेते हैं? लेकिन आप मदद किससे लेते हैं? मजदूरी किससे कराते हैं? गरीब वर्ग से। यानी जिन गरीबों के द्वारा बड़े बड़े शहरों को, मेट्रो सिटी को डेवलप किया जाता है, उसी मेट्रो सिटी में जब बात आती है डेवलपमेंट की, जब बात आती है आधारभूत ढांचे को विकसित करने की, तो सबसे पहले आप उसी वर्गों को हाशिए पे धकेल देते हैं। अभी आप देख रहे होंगे दिल्ली में बड़े पैमाने पर जो हुआ,
दिल्ली में बड़े पैमाने पर जो गरीब लोग हैं, जिन्होंने 15 साल से 20 साल से उस इलाकों में, बात अलग है कि वो अवैध कब्जा है, लेकिन जब तक दिल्ली को आपको जरूरत है तब तक उस गरीब आदमी को वहां पे रखते हैं, वहां पे झुग्गियां डेवलप होती हैं, तब पूरा प्रशासन आंख बंद करके बैठा रहता है। जब आपको लगता है कि बड़ी बड़ी कॉलोनियां डेवलप हो चुकी हैं, ठीक है, सब कुछ डेवलप हो गया है, तब उसी व्यक्ति को जिसने वो शहर को डेवलप करने में योगदान दिया था, उसको उसी की झुग्गी से अवैध कब्जा के नाम पर आपको उसको हटा देते हैं। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट होता है कि भाई जब तक हमारे शहरों को डेवलप करना है तब तक गरीबों की आवश्यकता है, जब शहर डेवलप हो जाएंगे हम गरीबों को सबसे पहले हटा देंगे। मकानों को इतना महंगा बनाओ कि गरीब अफोर्ड ही ना कर सके, लेकिन उस गरीब को रखना भी है उस शहर में, तो स्लम एरिया को डेवलप कर देते हैं। जो आप देखते हैं कि स्लम एरिया के आसपास प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए हैं, तो फिर उस गरीब को वहां से भी हटा दिया जाता है अवैध कब्जे के नाम पर। यही सब चलता रहता है भारत में। ठीक है, अगर मान लीजिए पीने के पानी की व्यवस्था करनी है, तो सबसे पहले पाइपलाइन कहाँ बिछाई जाएगी? सबसे पहले पॉश इलाकों में बिछाई जाएगी। जो ऑर्गेनाइज इलाके हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं, उनको सबसे पहले सुविधा मिलेगी। अगर जल संकट से समस्या है, तो जल संकट में सबसे पहले टैंकर कहाँ पहुंचेंगे? जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं, बड़े बिल्डरों की कॉलोनियां हैं, वहां सबसे पहले जल संकट का समाधान होगा। यानी हर चीज में सबसे पीछे धकेला जाएगा इसको, समाज के गरीब वर्ग को, शहरी गरीब वर्ग को। ये विचार प्रकट किया बी.एस. डिसूजा साहब ने। यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में डिसूजा किस प्रकार का नीतिगत परिणाम इंगित करते हैं? यानी जो उन्होंने अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में अपना विचार प्रकट किया है, वो विचार क्या है, उसको ध्यान से समझिएगा। कभी कभी क्वेश्चन बड़े लगते हैं लेकिन होते बड़े समान हैं। पहला, विकास योजनाएं उनकी सांस्कृतिक स्वायत्तता को मजबूत करती हैं। उनकी मतलब एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स की, यानी अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है। दूसरा, बांध खनन वन नीतियां उनके स्थायी पुनर्वास और अधिकार सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं। तीसरा, विकास नीतियां उन्हें विस्थापन, संस्थागत बहिष्करण और सांस्कृतिक क्षरण की ओर धकेलती हैं। चौथा, विकास नीतियों का अनुसूचित जनजातियों पर कोई ठोस प्रभाव नहीं पड़ता। तो एसटी समुदाय के संदर्भ में अपने जो विचार प्रकट किए हैं बी.एस. डिसूजा साहब में, उनमें से कौन सा विचार सही है? तो पहली बात तो अनुसूचित जनजाति का अध्ययन करते हुए बी.एस. डिसूजा साहब ने स्पष्ट किया कि जो बड़ी बड़ी विकास परियोजनाएं बनती हैं, डेवलपमेंट की जो पॉलिसियां बनती हैं, ये मजबूर कर देती हैं ट्राइबल को विस्थापन करने के लिए, उनके सांस्कृतिक बहिष्करण के लिए, और उनकी संस्कृति को दूषित कर देती हैं। उन्हें उनके मूल स्थानों से, उनके सांस्कृतिक स्थलों से बेदखल कर दिया जाता है। उनके जो वन अधिकार हैं, उनके जो संपत्ति अधिकार हैं, उनके जो भूमि अधिकार हैं, परंपरागत अधिकार हैं, उसी से उनको वंचित कर दिया जाता है विकास परियोजनाओं के नाम पर। तो ये विचार प्रकट किया था किसने? बी.एस. डिसूजा साहब ने। अगला क्वेश्चन देखिए, बी.एस. डिसूजा का द्वारा वर्णित अर्बन आपके मार्जिनलिटी की अवधारणा का प्रमुख संकेतन क्या है? तो कभी कभी तो सिंपल क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, कि अर्बन मार्जिनलिटी होती क्या है, या किसने दिया ये विचार? ये विचार किसका है? बी.एस. डिसूजा साहब का विचार है। अब ये जो विचार उन्होंने दिया है, इसका संकेतक क्या है? क्या मतलब है इसका? मतलब तात्पर्य क्या है? शब्द का, शब्दावली का मतलब क्या है? पहला, शहरी अधिकारों का सार्वभौमिक विस्तार। दूसरा, शहरी गरीबों को राज्य नागरिक संस्थाओं तक सीमित पहुंच। तीसरा, प्रवासन में कमी। और चौथा, सांस्कृतिक समरूपता का निर्माण। तो ये अर्बन मार्जिनलिटी का मतलब क्या होता है? तो अर्बन मार्जिनलिटी का मतलब ये होता है कि जब शहरी गरीबों की बात आती है, तो राज्य नागरिक संस्थाओं तक उनकी पहुंच सीमित होती है। यानी सबसे पहले संसाधनों के वितरण की जब बात आती है, तो शहरों में गरीब तबके को सबसे नीचे हाशिए पर धकेल दिया जाता है, तो सबसे आखिर में ही उसे प्राप्त होगा। यानी सरकार जो भी काम शहरों में कदम उठाती है, वो हमेशा सबसे, जो भी सरकारी हित होंगे, जनहित के काम होंगे, उसमें सबसे आखिर में किसको मिलेगा? सबसे आखिर में गरीब तबके को मिलता है। यानी संसाधन तक उसकी पहुंच नहीं होती है। अगर सरकार मान लीजिए बड़े पैमाने पर शहरीकरण हो रहा है, स्मार्ट सिटी बन रही है, ठीक है, सरकार बड़े बिल्डरों को डेवलप कर रही है, आपके फ्लाईओवर डेवलप कर रही है, तो सबसे आखिर में लाभ किसको मिलेगा? समाज के गरीब वर्ग को मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं राज्य नागरिक संस्थाओं की जो पहुंच है उसको सीमित कर देता है कि आप इस इलाके में मकान नहीं खरीद सकते, इतना महंगा इलाका है। इसी इलाके को सरकार पॉश इलाकों की तरह डेवलप करती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह डेवलप करती है कि द्वारका सेक्टर 21, सेक्टर 19 ऐसे डेवलप किए जाए कि वहां तक व्यक्ति पहुंच ही ना पाए। आप देखिए, नवी मुंबई सबसे बड़ा उदाहरण है इसका, जिसको हम गेटेड सोसाइटी भी कहते हैं। यानी नवी मुंबई को इस तरह डेवलप किया गया कि मिडिल क्लास छोड़िए, जो आपके हम कह सकते हैं अपर मिडिल क्लास हैं, वो भी नवी मुंबई में सर्वाइव नहीं कर सकता।
यानी किसी इलाके को इस तरह से डेवलप किया जाए संसाधनों के नाम पर कि कहीं ना कहीं नागरिकों की जो पहुंच है वो सीमित हो जाए। ठीक है, यही होता है किसमें, अर्बन मार्जिनलिटी में। अगला है, डिसूजा के अनुसार भारतीय शहरीकरण में असमानता संरचनात्मक है। कारण भारतीय विकास मॉडल अभिजात वर्गीय गठजोड़ पर आधारित है जो संसाधनों पर नियंत्रण बनाए रखता है। अब देखिए कितना समान सा प्रश्न है। तो वी.एस. डिसूजा साहब ये कहते हैं कि भारत में जो शहरीकरण होता है, ठीक है, वो असमानता को क्रिएट करता है, असमानता को बढ़ाता है। यानी भारत के शहरीकरण की संरचना में ही असमानता मौजूद है। कारण क्यों? क्योंकि भारत का जो विकास मॉडल है वो अभिजात वर्ग के समर्थन में बना हुआ है, यानी समाज का जो एलिट क्लास है उसके गठजोड़ से बनता है। आप देखते होंगे मास्टर प्लान बनते हैं शहरों के, लखनऊ का मास्टर प्लान, दिल्ली का मास्टर प्लान। उस मास्टर प्लान को तैयार करते समय आम लोगों के बारे में नहीं सोचा जाता है, गरीब तबके के विचार नहीं लिए जाते हैं। उसमें बैठते हैं बड़े लोग, पॉलिटिशियन, नेता, ठीक है, लॉबी के लोग, उद्योगपति, ठीक है, जो पैसे वाले लोग हैं, एलिट क्लास हैं, उनके विचारों को पहले प्राथमिकता दी जाती है। तो हमारा जो शहरों का विकास मॉडल है वो एलिट क्लास के समर्थन से बनता है, एलिट क्लास की सोच को देखते हुए बनाया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है वो अच्छे इलाके, पॉश इलाके, जो हरियाली वाले इलाके होंगे, ठीक है, जो नदी के किनारे के इलाके होंगे, तालाब के किनारे के इलाके होंगे, ठीक है, वो सब इलाके किसके हो जाएंगे, समाज के एलिट क्लास के हो जाएंगे। और जो गंदे इलाके होंगे, बंजर भूमि होगी, ठीक है, जो आपके बाजार के आसपास के इलाके होंगे, जो कमजोर इलाके जैसे होंगे, जैसे जहां गंदगी ज्यादा होती है, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होंगे, जहां प्रॉपर्टी के दाम बहुत कम होंगे, वो इलाके किसको दिए जाते हैं, समाज के निम्न वर्ग को पास होते हैं। यही कारण है कि हर शहर देखिएगा दो भागों में बढ़ जाता है। जैसे दिल्ली कहते हैं ना, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली। हम लोग सोचते हैं कि ये बाद में बनी, इसे नई कह दिया, ऐसा नहीं है। हर शहर दो भागों में बटा हुआ है। एक वो शहर है जहां समाज का मिडिल क्लास, लोअर क्लास वर्ग रहता है, जहां अनऑर्गेनाइज है, जहां गंदगी बहुत है, सड़कें छोटी हैं, सक्रिय हैं। और एक वो इलाका होता है जो पॉश इलाके के रूप में डेवलप किया जाता है, जहां पैसे वाले लोग रहते हैं, जहां साफ सफाई होती है, चौड़ी सड़कें होती हैं, परिवहन सुविधाएं होती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा जो विकास मॉडल होता है वी.एस. डिसूजा साहब के अनुसार, वो पक्ष असमानता को क्रिएट करता है, क्योंकि इस मॉडल को बनाते समय अभिजात वर्ग के गठजोड़ से बनाया गया है। और अभिजात वर्ग के गठजोड़ के बनने के चलते शहरों के विकास मॉडल में संसाधनों पर अभिजात वर्ग का ही नियंत्रण बना रहता है। इसका मतलब ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही की व्याख्या भी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। डिसूजा के अनुसार शहरी गरीब सिटीजन विदाउट सिटीजनशिप क्यों कहलाते हैं? अभी हमने पढ़ा ही था कि भाई उनको क्या नाम दिया गया था, इनकम्प्लीट सिटीजनशिप नाम दिया गया था, यानी शहरी गरीबों को। तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वे कानूनी रूप से नागरिक नहीं है, इसलिए वे मतदान का अधिकार नहीं होता, इसलिए उनको ऐसा कहा जाता है। उनकी नागरिक सेवाएं और सुविधाओं तक उनकी पहुंच बाधित होती है, और वे ग्रामीण संस्कृति अपनाते हैं। नहीं, कारण क्या है? उनकी जो नागरिक सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं, उन तक उनकी पहुंच सीमित होती है। याद रखिएगा, तो बिजली, पानी, सड़क से लेकर हर चीज में उनको सबसे आखिर में चीजें मिलेंगी, उनको प्राथमिकता में नहीं रखा जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है उन्हें? सिटीजन विदाउट सिटीजनशिप। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वी.एस. डिसूजा माफ कीजिएगा, ठीक है, वी.एस. डिसूजा किस अवधि में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष रहे? अब ये डेटाबेस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आता है तो भाई अगर मालूम है तो बनेगा, नहीं तो तुक्का मार के आएंगे आप, सीधी सी बात है। ठीक है, तो बड़ा सामान्य सा प्रश्न है कि वी.एस. डिसूजा किस अवधि में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष रहे? 1980 से 1982, 1985 से 1987, 1975 से 1977, 1990 से 1992। ठीक है, याद रखिएगा, ये है सही आंसर, 1985 से लेकर 1987 तक। इन 2 वर्षों तक इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष रहे हैं कौन? वी.एस. डिसूजा साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वी.एस. डिसूजा को किस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित कब किया गया वी.एस. डिसूजा साहब को? ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो 90% संभावना है गलती होने की। या तो आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो कभी सही लगता नहीं है। तो कभी तभी लगता है जब कम से कम एक बार तो पढ़ा हो आपने। तो 2001 में, 2003 में, 2006 में या 2010 में? तो सही आंसर क्या है? 2006 में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला, वी.एस. डिसूजा किस विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के प्रमुख रहे? अब देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बड़ा सामान्य सा प्रश्न है अपने आप में, या तो मालूम है या तो नहीं मालूम है। तो वी.एस. डिसूजा साहब समाजशास्त्र विभाग के जो प्रमुख रहे हैं, तो कौन से विश्वविद्यालय में रहे हैं?
जेएनयू दिल्ली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, मुंबई विश्वविद्यालय में, पंजाब विश्वविद्यालय जो चंडीगढ़ में है, और मद्रास विश्वविद्यालय में। तो सही आंसर क्या है? पंजाब विश्वविद्यालय में। ठीक है, अगला है अर्बनाइजेशन एंड अर्बनिज्म इन इंडिया में डिसूजा का मुख्य तर्क क्या है। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन गया, ये किताब के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। ये किताब किसने लिखी है? अर्बनाइजेशन एंड अर्बनिज्म इन इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? वीएस डिसूजा साहब हैं। यहां से एक क्वेश्चन बन गया। तो चाहे वो वर्गीस साहब की बात करें, एमएस राव साहब की बात करें, मीरा कोशाम्बी की बात करें, बीना अग्रवाल की बात करें, जोड़ी मिलाने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं किताबों से। तो डिसूजा साहब की किताब भी आपको जानकारी मिल गई। अब ये प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि इस किताब में वीएस डिसूजा का तर्क क्या है। पहला, भारत में शहरीकरण पश्चिमी जैसा है। दूसरा, भारत में शहरीकरण पारंपरिक संरचनाओं से मुक्त है। तीसरा, भारत में शहरीकरण पश्चिम से भिन्न है और जाति शहरों में भी प्रभावी रहती है। चौथा, भारतीय शहरीकरण केवल औद्योगिक विस्तार पर आधारित है। तो शहरीकरण के संदर्भ में जिनका तर्क है, इनका जो विचार है डिसूजा साहब का, वो क्या है? तो पहली बात तो भारत का शहरीकरण पश्चिमी जैसा है, ऐसा नहीं कहा है। वीएस डिसूजा साहब ने यह कहा कि भारत का जो अर्बनाइजेशन हुआ है, शहरीकरण हुआ है, वो पश्चिम की तरह नहीं है कि गांव से शहर डेवलप हो गए, ऐसा नहीं हुआ है और अचानक से गांव और शहरों की संस्कृति में जमीन आसमान का अंतर आ गया। हमारे यहाँ शहरीकरण पश्चिम की तरह नहीं हुआ है। हमारा शहरीकरण हुआ तो है, शहरों का विकास तो हुआ है, लेकिन अपनी सामाजिक संरचना को छोड़ नहीं पाए हैं। यानी गांव में भी हमारी जातिगत आधारित सामाजिक संरचना थी और हमने गांव से शहरों के रूप में डेवलप हुए, शहरीकरण हुआ, लेकिन शहरीकरण के बावजूद भी हमारा सामाजिक ढांचा नहीं बदला। यही कारण है कि हमारे शहरों में आज भी जाति का प्रभाव देखा जाता है। यानी भारत का शहरीकरण पश्चिम से भिन्न है, क्योंकि वहां पर क्या हुआ, वहां पे शहरीकरण के साथ ही कहीं ना कहीं जो प्राचीन मान्यताएं थी, प्रथाएं थी, रूढ़िवादिताएं थी, उनका अंत हुआ था। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में शहरीकरण के बावजूद भी भारत का शहरी समाज भी जाति आधारित समाज में बटा हुआ है। ठीक है, तो ये उनका मूल तर्क है। अगला है, डज अर्बनाइजेशन डिसएग्रीगेटेड शेड्यूल कास्ट अध्ययन किस क्षेत्र पर आधारित था? पहली बात तो ये स्टडी है, और ये स्टडी किसने करी है? वीएस डिसूजा साहब का अध्ययन है ये। तो कभी कभी शोध पत्र और अध्ययन से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो ये अध्ययन किसने किया? वीएस डिसूजा साहब ने किया। कहां पर किया? आपको मालूम ही होगा, महाराष्ट्र में, पंजाब के एक जिले में, तमिलनाडु में, राजस्थान में। तो पंजाब विश्वविद्यालय में, चंडीगढ़ में, ठीक है, एचओडी रहे हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं सोशियोलॉजी के, और पंजाब के ही एक जिले में इन्होंने ये अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन, सोशल कल्चरल मार्जिनलिटी सिद्धांत डिसूजा साहब ने किस वर्ष प्रस्तुत किया था? अब देखिए, बड़ा सामान्य सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अभी हम बात कर रहे थे मार्जिनलिटी की, याद रखिएगा। तो ये विचार किसने दिया है, ये तो मालूम ही है, कब दिया है, और ये किस किताब में ये सिद्धांत जो दिया था कब प्रतिपादित हुआ? 1962 में, 1977 में, 1989 में, ठीक है, या 1985 में? ठीक है, हाँ बताइए। जी हाँ, मैं अभी क्वेश्चन आपके जवाब नहीं देख पाया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। आप लोग जवाब देते जाइएगा, ठीक है, वो चीजें रिकॉर्ड होती जाएंगी तो मुझे मालूम पड़ता जाएगा किसने आखिरी में क्या जवाब दिया, क्योंकि जवाब करते हैं तो समय बहुत लग जाता है फिर वीडियो में। ठीक है, नमस्कार प्रीति जी, नमस्कार ज्योति जी, हाँ निशिकांत जी नमस्कार। ठीक है, तो 1962, 1977, 1979, 1985, तो ये मार्जिनलिटी का जो विचार है ये प्रतिपादित किया 1985 में, 1985 में। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे इन ट्रांजिशन में मीरा कोशाम्बी किस कालखंड को विश्लेषण का मुख्य आधार बनाती हैं? आपने सुना ही होगा, ठीक है, एक नाम सुना होगा, डीडी कोशाम्बी। ठीक है, याद रखिएगा, डीडी कोशाम्बी की ही बेटी हैं मीरा कोशाम्बी, आपके सिलेबस में है मीरा कोशाम्बी। तो मीरा कोशाम्बी ने भी शहरीकरण पर महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए हैं, काफी गहन अध्ययन किया है। तो मीरा कोशाम्बी ने किस कालखंड का अध्ययन किया है? बॉम्बे इन ट्रांजिशन, जो इनका अध्ययन है, जो किताब के रूप में बाद में पब्लिश भी हुआ। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है, ये अध्ययन किसने किया, ये किताब किसकी है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है, मीरा कोशाम्बी की है। तो उन्होंने कौन से टाइम पीरियड का अध्ययन किया है? तो यानी बॉम्बे की स्टडी तो करी, लेकिन बॉम्बे में कौन से कालखंड का अध्ययन किया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1600 से लेकर 1700, ठीक है, 1780 से 1880, 1880 से 1980 और 1950 से सन 2000। ठीक है, सामान्य सा प्रश्न है। तो मीरा कोशाम्बी ने जो अध्ययन किया है वो 1780 से लेकर 1880, इन 100 सालों की स्टडी करी है, बॉम्बे यहाँ पर किस प्रकार से डेवलप हुआ है, ये बॉम्बे का शहरीकरण किस तरीके से हुआ है। अगला क्वेश्चन,
स्त्रीवादी इतिहास लेखन के संदर्भ में मीरा कौशाम्बी का मुख्य तर्क क्या है? ठीक है, तो स्त्रीवादी नारीवादी जो इतिहासकार का इतिहास लेखन की बात आती है, तो इसमें मीरा कौशाम्बी का मुख्य तर्क क्या है? पहला, इतिहास केवल राजनीतिक घटनाओं का दस्तावेज है। स्त्री का अनुभव इतिहास में गौण है, उसे बदला नहीं जा सकता। इतिहास को स्त्री के दृष्टिकोण से पुनर्लिखा जाना चाहिए और स्त्रीवादी इतिहास केवल साहित्य स्रोतों तक सीमित है। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो नारीवादी विचारक भी रही हैं मीरा कौशाम्बी और इतिहास को स्त्रियों के दृष्टिकोण से पुनः लिखने की बात करती हैं। अगला क्वेश्चन, मीरा कौशाम्बी का मानना था कि भारतीय आधुनिकता पश्चिमी आधुनिकता की प्रतिकृति है। प्रतिकृति मतलब कॉपी है। ठीक है, कारण क्या है? उन्होंने कहा कि भारतीय आधुनिकता स्थानीय संघर्षों, आंदोलनों और सामाजिक विरोधियों से उपजी है। अब देखिए दो विचार आ गए। पहली बात तो बात किसकी हो रही है? आधुनिकता की। तो आधुनिकता के संदर्भ में मीरा कौशाम्बी का कहना यही था कि भारत में जो आधुनिकता का विकास हुआ है या आधुनिकता की सोच मॉडर्निटी डेवलप हुई है वो पश्चिम से अलग है। हमने पश्चिम की तरह मॉडर्निटी को नहीं अपनाया है। हमने अपनी पश्चिम की तरह मॉडर्निटी को ना अपनाकर हमने जो संघर्ष किया है, आंदोलन किए हैं, सामाजिक विरोध जो किया है, सामाजिक सुधार जो लाने की कोशिश की है, उससे हमारी मॉडर्निटी डेवलप हुई है। चाहे वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो, दयानंद सरस्वती हो, चाहे रमाबाई हो, सावित्रीबाई फूले हो, ज्योतिबा फूले हो, ठीक है, इन सबके प्रयासों से भारत में आधुनिक सोच डेवलप हुई है। तो हमने पश्चिम की नकल को नहीं अपनाया है, इसलिए ए सही नहीं है, आर सही है। इसका मतलब ठीक है, ए गलत है, आर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, औपनिवेशिक शहरीकरण के संदर्भ में मीरा कौशाम्बी को कौन सा निष्कर्ष सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो औपनिवेशिक शहरीकरण यानी ब्रिटिश काल में या ब्रिटिश शासन के समय जो भारत का शहरीकरण हो रहा था, उस संदर्भ में मीरा कौशाम्बी ने अपना कौन सा विचार प्रकट किया है? तो पहला, शहरीकरण मुख्यतः तकनीकी विकास का परिणाम है। दूसरा, शहरीकरण केवल प्रशासनिक पुनर्गठन की प्रक्रिया है। तीसरा, शहरीकरण सामाजिक असमानताओं के पुनरुत्पादन की प्रक्रिया है। और चौथा, शहरीकरण जाति व्यवस्था को समाप्त करता है। तो मीरा कौशाम्बी ने ब्रिटिश शासन के समय औपनिवेशिक काल में जो शहरीकरण चल रहा था उसे किस रूप में देखा है? उसे सामाजिक असमानता के पुनरुत्पादन की प्रक्रिया के रूप में देखा है। जैसा कि हम देखते हैं कि डॉक्टर वर्गीस ने भी, माफ कीजिएगा, डिसूजा साहब ने भी यही कहा था कि भारत में जो शहरी विकास का मॉडल होता है वो असमानता पे ही टिका हुआ है और उसी असमानता का जिक्र करती हैं मीरा कौशाम्बी भी। अगला है, मीरा कौशाम्बी ने किस विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन केंद्र के निदेशक के रूप में कार्य किया? अब यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, याद रखिए, महिला अध्ययन केंद्र की डायरेक्टर के रूप में काम किया है मीरा कौशाम्बी ने। कौन से विश्वविद्यालय में? दिल्ली विश्वविद्यालय में, ठीक है, TISS विश्वविद्यालय में, मुंबई विश्वविद्यालय में या SNDT महिला विश्वविद्यालय में? तो ऐसा सामान्य सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सही आंसर क्या आएगा? SNDT महिला विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन केंद्र की डायरेक्टर के रूप में काम किया है मीरा कौशाम्बी ने। अगला क्वेश्चन, ठीक है, इंटरसेक्शन सोशल कल्चरल आपके ट्रेंड्स इन महाराष्ट्र किस विदुषी की कृति है? अब ये क्वेश्चन तो बड़ा सम्मान सा है क्योंकि आपको मालूम है हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं? हम तीन थिंकरों के बारे में पढ़ रहे हैं। MSA राव साहब, ठीक है, दूसरे हैं आपके डिसूजा साहब और तीसरे हैं मीरा कौशाम्बी। तो आपको मालूम ही है कि मीरा कौशाम्बी है तो मीरा कौशाम्बी ही पढ़ रहे होंगे, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन कभी कभी किताबों से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को शामिल किया गया है। अभी तो आपको आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको मालूम है कि मीरा कौशाम्बी पढ़ रहे हैं तो मीरा कौशाम्बी ही आंसर होगा। नहीं तो बहुत से लोग, क्या होता है, इरावती कर्वे सबसे ज्यादा भारत की पहली महिला समाजशास्त्री मानी जाती हैं, तो ज्यादातर लोगों का आंसर इरावती कर्वे होता है अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो। लेकिन एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो, किताब का नाम भी सुन लेते हैं तो गलतियां नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन, MSA राव किस महान भारतीय समाजशास्त्री के शिष्य थे? अब देखिए कितना सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो बहुत कठिन क्वेश्चन बन जाता है। GS घुरिये, AR देसाई, MS श्रीनिवास या योगेंद्र सिंह, किसके शिष्य थे आपके MSA राव साहब? ये क्वेश्चन बन सकता है। याद रखिएगा, MS श्रीनिवास के शिष्य थे, ठीक है, जिन्होंने संस्कृतिकरण से लेकर पश्चिमीकरण, लौकिकरण की अवधारणा प्रस्तुत करी, प्रभु जाति की अवधारणा प्रस्तुत करी। अगला है अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया, ठीक है, MSA राव साहब की किताब है, याद रखिएगा। ये किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? अभी हम चर्चा कर चुके थे इससे पहले भी। तो अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया जो किताब है इसकी, MSA राव साहब की, ये कब पब्लिश हुई थी? इससे पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है, क्वेश्चन में इस किताब का नाम आया था। 1961 में, 1974 में, 1981 में, 1986 में।
ये किताब पब्लिश हुई 1974 में, 1974 में। अगला क्वेश्चन, सिटीज एंड स्लम 1974 में पब्लिश हुई थी, तो एमएस राव साहब ने किसके साथ सहलेखन में किताब लिखी है? सिटीज और स्लम जो किताब है राव साहब ने ये किसके साथ लिखी थी? याद रखिएगा। एक 1974 में ए देसाई, टी ओमेन, एस.टी. डिसूजा और पी देसाई। ठीक है, सही आंसर क्या आएगा? डिसूजा साहब के साथ मिलकर ये किताब लिखी थी, सिटीज एंड स्लम्स, याद रखिएगा 1974 में। अगला है सम एक्सपेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ आपके माइग्रेशन, पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो अभी हम चर्चा कर चुके हैं कई बार, याद रखिएगा। ये बड़ी फेमस किताबों में से एक है, एमएस राव साहब की किताब है। ये किताब कब पब्लिश हुई थी? 1959 में, 67 में, 81 में या 1990 में? अभी किताब अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसमें भी ये किताब का नाम बीच में आया था। ये किताब पब्लिश हुई थी 1981 में, एमएस राव साहब की किताब है ये। अगला है, एमएस राव साहब ने दिल्ली के अध्ययन का प्रमुख केंद्र कौन सा समुदाय था? अब क्वेश्चन बदल बदल के भी पूछे जाते हैं, इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है, याद रखिएगा। अहिर जाति का अध्ययन किया था, हमने अहिर समुदाय का अध्ययन किया था। अगला है, एशियाटिक सोसाइटी का एस.सी. रॉय गोल्ड मेडल अवार्ड राव साहब को किस वर्ष दिया गया था? ठीक है, तो याद रखिएगा, इससे पहले इनको एक और पुरस्कार मिल चुका है, जीएस घुरियस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसको आपके राव साहब को। तो एशियाटिक सोसाइटी का एस.सी. रॉय गोल्ड मेडल अवार्ड राव साहब को किस वर्ष दिया गया? 1974 में, ठीक है, 1989 में, 1982 में, 1990 में? तो याद रखिएगा, दो पुरस्कार, बड़े फेमस पुरस्कार मिल चुके हैं वैसे राव साहब को। आपके जीएस घुरिया अवार्ड भी मिला हुआ है और एशियाटिक सोसाइटी का अवार्ड भी मिला हुआ है। ठीक है, ये अवार्ड मिला था 1979 में। आखिरी के पांचों क्वेश्चन आपने देखे होंगे, डेटाबेस क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं? या तो हमें मालूम होते हैं या तो नहीं मालूम होते हैं, इसमें कोई लॉजिक काम नहीं करता है। तो ऐसे डेटाबेस क्वेश्चन को अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। जहां तक बात रही इन तीनों थिंकरों की, तो हमारे एप्लीकेशन पर हमने अपने राजस्थान पीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्स में ये तीनों थिंकर, सारे थिंकर पूरे पढ़ाए हुए हैं राजस्थान पीसीएस के। पूरा कोर्स कंप्लीट कराया हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2 में है, पूरा कोर्स कंप्लीट कराया हुआ है, डिटेल में पढ़ाया हुआ है सारे विचारों को। एमएस राव साहब को भी, बीना अग्रवाल को भी, वर्गीस साहब को भी, एस के सिंह साहब, के एस सिंह को भी, सबको थिंकरों को कवर किया हुआ है हमने से अपने सिलेबस में, अपने कोर्स में। ठीक है, चलिए, तो ये थे लगभग 40 प्रश्न जो अभी हमने सॉल्व किए, जो राजस्थान पीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस से संबंधित थे। ठीक है, कल भी ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और रात को 8 बजे भी हम पेपर सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा। अब ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्व करने हैं क्योंकि हमारे बहुत से सिलेबस कवर हो चुके हैं। यूजीसी नेट का, जीआरए का बैच हमारा पूरा हो गया, राजस्थान पीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, यूपी पीजीटी का, बिहार पीजीटी, झारखंड पीजीटी का बैच हमारा पूरा हो चुका है। यूपी जीडीसी का बैच अभी हमारा चल रहा है। ठीक है, यूपी जीआईसी का बैच हमारा पूरा हो चुका है। इसके अलावा सेट का, एमपी सेट का नोटिफिकेशन की डेट बढ़ा दी गई है, अब 29 तारीख हो गई लास्ट डेट फॉर्म भरने की। पहले 20 तारीख थी, अब बढ़ा के 29 तारीख कर दी गई है। 11 जनवरी को फॉर्म है एमपी सेट का, सिलेबस पूरा करा दिया गया है क्योंकि सिलेबस तो वही है जो यूजीसी नेट का होता है। और कल ही हमारा नेट का और सेट का दोनों का सिलेबस पूरा हो चुका है। इसके अलावा एमबीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का हमारा, ठीक है, नया बैच शुरू हो चुका है। तो अभी हमारा जो क्लासेस चल रही है, लाइव क्लासेस, वो चल रही हैं यूपी जीडीसी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और बाकी टाइम हम पेपर सॉल्व करा रहे हैं बाकी सभी एग्जामों से संबंधित टॉपिक वाइज। ठीक है, तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन पर अगर लाइव क्लास चाहते हैं, लाइव मतलब टेस्ट सीरीज चाहते हैं, तो फ्री है, निःशुल्क है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप जुड़ सकते हैं और लाइव लेक्चर प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, टेलीग्राम पर, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पर और हमारी एप्लीकेशन पर। पीडीएफ में ये टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन हैं ये अपलोड कर दी जाएंगे, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जी हाँ निशिकांत जी, झारखंड पीजीटी का परीक्षा कब होनी है? देखिए, अभी तो मेरे ख्याल से फॉर्म अभी हाल फिलहाल 1.5-2 महीने पहले ही फॉर्म फिल कराए गए हैं उसके। हमने अपने 2.5 महीने में हमने उसका सिलेबस कवर करा दिया था, आप जुड़े थे हमारे साथ। ठीक है, तो सिलेबस तो कंप्लीट किए हुए 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है। 67 टॉपिक्स थे आपके सिलेबस में और पूरा सिलेबस कवर हो चुका है। उससे संबंधित कई सारे टॉपिक्स के जो टॉपिक वाइज टेस्ट हैं वो हमने एप्लीकेशन पे अपलोड भी किए हुए हैं, आपने देखा भी होगा। एग्जाम डेट अभी तक हाल फिलहाल नहीं आई है, ठीक है, क्योंकि वो कई सालों बाद वो पेपर हो रहा है। और झारखंड में, यूपी में, बिहार में कोई एग्जाम अगर होते हैं तो समय पर हो जाए, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, यूपी पीजीटी का आपने हाल देखा ही होगा। ठीक है, पहले वो अप्रैल में होना था, फिर वो अक्टूबर में होना था, अब उसको आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, हमारा पूरा फोकस होता है कि सिलेबस पहले कवर करा दिया जाए।
पूरा सिलेबस का अगर पाठ्यक्रम कवर है और टेस्ट अगर हम पेपर कराते जाएं तो पेपर कभी भी हो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है। पेपर के 4 दिन पहले भी अगर आपको कोर्स खत्म कराया जाए फिर ऐसे कोर्स में सिलेक्शन होने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए साथ। धीरे धीरे आपके जो सिलेबस हैं, याद रखिए हम टॉपिक बाय टॉपिक पेपर सॉल्व करा रहे हैं, तो चाहे यूपी जीडीसी हो, यूपी पीजीटी हो, ठीक है, जीआईसी हो, ठीक है, चाहे वो झारखंड पीजीटी हो, बिहार पीजीटी हो, हर एग्जाम से संबंधित टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके मिलेंगे आपको। ठीक है, अभी तो हम केवल लेक्चर नंबर 62 पे पहुंचे हैं, ये लेक्चर लगातार आप बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और कोशिश यह रहेगी कि आपको प्रतिदिन कम से कम टॉपिक वाइज कई सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई जाए। ठीक है, तो अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स परचेस करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई संपर्क करना चाहते हैं तो याद रखिए ये नंबर है, इस पे नंबर पे नोट करके आप कॉल कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्ट आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और रात के 8 बजे के जो हमारा लेक्चर होगा, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और टॉपिक हमारा जो होगा वो है जीएस घुरिये साहब। जीएस घुरिये साहब पर 25 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे रात को 8 बजे के लेक्चर में। तो लाइव क्लासेस होंगी रात को 8 बजे के लेक्चर में, जिसमें हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जीएस घुरिये साहब पर। ठीक है, तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा रात को 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।